इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, पेड, किसको? बैंक से उसने ज्यादा पैसा लिया, जिसके बदले में बैंक को बिजनेस इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट हो गया एक्सपेंसेस, और जब भी कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज एक्सपेंसेस, डेबिट। और पूछिए। कमीशन ऑन सेल, हेलो, हाँ जी, हाँ। अच्छा बेटा, हम बाद में बात करेंगे, क्लास में है ना बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, हम बाद में बात करेंगे। ओके, कमीशन ऑन सेल, बिजनेस अपना गुड्स सेल कर रहा है, किसके द्वारा? एजेंट के द्वारा। और बिजनेस एजेंट के द्वारा गुड्स बिकवाएगा तो एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा बिजनेस को, और बिजनेस जब कमीशन देगा एजेंट को तो बिजनेस के लिए कमीशन ऑन सेल एक्सपेंसेस है। हाँ, हम अपने बिजनेस के एजेंट को अगर हम कमीशन देंगे तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट। अब आवाज आ रहा है? हाँ, और पूछिए। अगर बैंक डेबिट बैलेंस लिखा है तो डेबिट, इसको बोलते हैं कैश एट बैंक, मतलब बैंक में बैलेंस है, और बैंक में बैलेंस इज एन एसेट्स, इसको हम लोग एसेट समझते हैं। और अगर बैंक क्रेडिट दिया है, इसका मतलब होता है हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट जब यहाँ लिख ही दिया है क्रेडिट तो क्रेडिट में जाएगा, और इट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी, इसको लायबिलिटी बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग, ड्यू, बट नॉट पेड, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, बाकी है, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड बोलते हैं। हाँ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो जाएगा। स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नॉट अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, नहीं, जो बच गया है जो गुड्स। आप बोलोगे क्यों नहीं आएगा, रीजन बताइए, यही तो पूछोगे। हाँ, स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग एसेट्स बोलते हैं। तो आप बोलोगे जब एसेट्स बोलते हैं तो फिर तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आना चाहिए, ये तो बात है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हम लोग एसेट्स एंड एक्सपेंसेस दिखाते हैं ना, तो यहाँ आना चाहिए ना डेबिट में। लेकिन आप ये बताएं, ये क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक एट द एंड, ये कहां से क्रिएट हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक एट द कमिटमेंट भी एक वर्ड है,
कमेंसमेंट का मतलब ओपनिंग, और ये आता है कमेंसमेंट स्टॉक जो है वो डेबिट में आता है, डेबिट। तो आप बोलोगे ये क्या मतलब हो गया, स्टॉक एट द एंड नहीं आता है, स्टॉक एट द कमेंसमेंट आता है। तो इसका रीजन हम आपको बताते हैं। हाउ क्रिएट दिस स्टॉक, ये स्टॉक कहां से बनता है, ये स्टॉक का जन्म होता है परचेज ऑफ गुड्स। क्योंकि स्टॉक का मतलब है कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उस वो गुड्स, उसी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और जो स्टॉक हम खरीदते हैं और वो स्टॉक अगर हम सेल नहीं कर सक रहे हैं, सेल ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा है, तो जो स्टॉक सेल नहीं हो रहा है वो हमारा बच जाता है स्टॉक एट द एंड। और यही एंड ऑफ द स्टॉक नेक्स्ट ईयर स्टॉक एट द बिगनिंग हो जाता है। तो आप बताओ परचेज ऑफ गुड्स कहां दिखाते हो ट्रायल बैलेंस में, डेबिट। तो आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जब इसको दिखा देते हो और इसी में से गुड्स बचा हुआ स्टॉक एट द एंड होता है, तो हम इसको क्यों दिखाएंगे, इसको क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी परचेज हम दिखा दिए ना। अगर मान लीजिए आप 1 लाख का स्टॉक खरीदते हो और उसमें से 20,000 का स्टॉक एंड ऑफ ईयर बच जाता है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और उसमें परचेज 1 लाख दिखा रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये 20,000 भी ऑलरेडी इसके अंदर है। तो फिर क्यों अलग से हम स्टॉक एट द एंड 20,000 दिखाएं, क्यों दिखाएंगे। तो आप पूछोगे स्टॉक एट द बिगनिंग पर क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज परचेज इस साल हमने किया है, और स्टॉक एट द बिगनिंग का मतलब जो पिछले साल का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो ये स्टॉक और ये स्टॉक दोनों ही हमारे ट्रायल बैलेंस में आएंगे। बचा हुआ स्टॉक पिछले साल का और इस साल नया स्टॉक खरीदा वो भी। लेकिन नया स्टॉक जो हमने खरीदा उसमें से जो बच गया उसको हम नहीं दिखाएंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी 1 लाख दिखा रहे हैं, उसी के अंदर 20,000। हाँ, नेक्स्ट ईयर ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा तो हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। इसीलिए हम लोग स्टॉक एट द एंड हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो परचेज में इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है। अब अगर हम आपको ये बोले कि आपके ट्रायल बैलेंस में ऐसा लिखा रहेगा परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आपने 1 लाख का परचेज किया और 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है, आपके ट्रायल बैलेंस मतलब आपको लिख दिया यहाँ पर 80,000। तो बताइए क्या ट्रायल बैलेंस में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाइएगा, क्यों। तो हम ट्रायल बैलेंस में जब परचेज 80,000 दिखा रहे हैं, जबकि मेरा परचेज तो 1 लाख का है ना, तो इस 80,000 को हम लोग परचेज नहीं बोलेंगे, इस 80,000 को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब वो गुड्स जो हम सेल करने के लिए रेडी कर लिए हैं। तो 1 लाख में से 80,000 का गुड्स को हम बेचने के लिए रेडी कर लिए हैं, तो इस 80,000 में हम क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक है वो जोड़ देंगे, तो बन जाएगा परचेज। और हम लोग परचेज को ही ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, इसीलिए जब आपके सवाल में ये दिया रहेगा तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ के तब आप परचेज दिखाइए, या फिर आप क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाइएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिखाइएगा, तो अपने आप परचेज बन जाएगा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन आपको अगर परचेज दिया रहेगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा परचेज अगर ट्रायल बैलेंस में हम दिखाई रहे हैं, इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। ओके, और पूछिए।
डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप डिस्काउंट रिसीव मतलब आप बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है, कौन दे रहा है भाई? कोई भी नहीं, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। परचेज किससे खरीद रहे हैं? क्रेडिटर से। क्रेडिटर्स कौन है? सेलर। ये गुड्स बेचता है और हम खरीद रहे हैं। तो हमने मान लीजिए 1 लाख का गुड्स खरीदा उधार में क्रेडिटर से, तो हमको तो 1 लाख रुपया पे करना है। लेकिन हम जब पेमेंट करने गए तो हम बोले भाई 99,000 ले लो, 1,000 रुपया छोड़ दो। तो क्रेडिटर्स ने बोला ठीक है भाई 99 दो, 1,000 छोड़ देते हैं। तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 1,000 रुपया। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस की इनकम। तो बस ये बिजनेस के लिए इनकम हुआ है, और इनकम को हम लोग कहां दिखाएंगे? क्रेडिट। और बोलिए। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं भाई? कौन है? कस्टमर, जिसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। और डेटर्स तभी बनता है जब हम उसको क्रेडिट सेल करते हैं, उधार में माल बेचते हैं। और हमने उधार में माल बेचा है कस्टमर को, तो हम उससे पैसा लेंगे। हमने उसको 2 लाख का माल बेचा, जब कस्टमर आया मेरे पास पैसा देने तो बोला 1,98,000 ले लीजिए ना। हम बोले चलो यार 1,98,000 तो आ रहा है, दे दो। बोला बस हम और नहीं देंगे। हमने कहा भाई ठीक है मत दो। तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है कि इनकम है? लॉस है। और ये लॉस जो है हम लोग कहां दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में? डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। समझ में आ रहा है? और पूछिए। अब हम अपने सवाल में चलें, शायद वहां से कुछ नया मिल जाए। पूछना है? पूछिए पूछिए। अच्छा तो हम आके बताएंगे। उसके पहले हम एक सवाल देते हैं, आप फटाफट करके दिखा दो। हाँ, ये है सवाल, सब आंसर देंगे हम आपको। सम नंबर 4, फटाफट एक तो ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करो। कुछ नहीं दिया टोटल, ये आंसर है। एग्जाम में आंसर देता है क्या? हम आपको दे दिए हैं, चलिए मिला के दिखा दीजिए। इसको बनाना है, और इसमें आप पुटअप करने के बाद हम एक एक चीज के बारे में फिर से डिस्क्राइब कर देंगे पूरे सवाल में, तो आपको आने वाले सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, क्या हुआ? नहीं, रीजन लिखने का दरकार नहीं है, हम रीजन आपसे वर्बली पूछेंगे। हाँ, क्या? कुछ नहीं भूलोगे, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं जो आप लोग को याद दिलाने के लिए। भूलने हम देंगे नहीं, और रटने देंगे नहीं। वो कहा है, वही तो डायलॉग है ना, तुम मुझे भूल नहीं सकते।
मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा।
पहले जो जो आता है वो लिख लो, जो जो आता है वो लिख लो। चलिए आज का क्लास आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को बार बार उस चीज पर आप पूछ ना सके। मैं कोशिश करूंगा सभी चीज आपको एक एक करके एक एक चीज के बारे में डिस्क्राइब कर दूं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल। अब आप ये बताएं, ये जो कैपिटल दिया है ट्रायल बैलेंस में
इसको हम लोग कहां पर दिखाते हैं? क्रेडिट। सभी लोग जानते हैं क्रेडिट में दिखाते हैं, बट आपको जानना है रीजन। तो हम आपको आज रीजन बताएंगे कैपिटल क्यों जाता है क्रेडिट में। हम लोग ने एकदम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। बिजनेसमैन जो भी चीज बिजनेस को देगा, बिजनेस वो चीज वापस लौटा देगा। ये क्लियर है? तो बिजनेसमैन ने जब बिजनेस को दिया, तो बिजनेस को जब भी कोई चीज कोई देता है और उसको लौटाना होता है, तो बिजनेस उसको अपना लायबिलिटी मानता है, चाहे वो उसका मालिक दे, चाहे दूसरा कोई भी दे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है यहाँ पर बिजनेस। तो बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसा लिया, तो बिजनेस उसको बोलता है कैपिटल। लायबिलिटी कैपिटल इसलिए बोलता है क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा दिया, लेकिन बिजनेस को लौटाना है, देन इट इज लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या बोलेंगे हम लोग? लायबिलिटी। क्रेडिट। सेल्स आप जानते ही हो, सेल्स का मतलब बिजनेस ने गुड्स बेचा, इनकम। बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनकम होगा, और इनकम को हम लोग कहां पर दिखाएंगे? क्रेडिट। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या हुआ? एडजस्टेड परचेज का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी अभी बताए थे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या बताए थे? कि जो भी गुड्स हमने खरीदा है, उसमें से जो गुड्स हमारे पास बच गया है, वो इसके अंदर नहीं है। कितना गुड्स बच गया देखिए नीचे कहीं दिया है क्या? क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? दिया है ना? इसका मतलब है वो टोटल गुड्स खरीदा था 75 प्लस 15 है 90,000 में। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में अगर एडजस्टेड परचेज लिखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखेंगे डेबिट में, और अगर हम ट्रायल बैलेंस में परचेज लिखेंगे, एडजस्टेड वर्ड नहीं लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे? 90,000। मतलब इसको आपको हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आ गया, एडजस्टेड परचेज। और एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और आपको एडजस्टेड परचेज दिया है 75,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 15,000। परचेज, तो परचेज निकल जाएगा 90,000। तो आप अगर परचेज दिखाते हो तो 90,000 लिखिए, और अगर आप बोलते नहीं हम एडजस्टेड परचेज दिखाएंगे तो आप 75 भी लिखिए और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखिए, दोनों दिखाइए डेबिट में। हाँ, जैसे दिया है वैसे ही दिखाएंगे। तो लिखिए एडजस्टेड परचेज 75,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 15,000। सिर्फ एक यही कारण है जब क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रायल बैलेंस में दिखाते हो, अदरवाइज हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हुआ? रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। अब आप समझो डायग्राम से, ये बिजनेस है और ये रिटर्न है। आप रिटर्न का मतलब दो होता है, बिजनेस ने रिटर्न किया या किसी ने बिजनेस को रिटर्न किया, ऐसा हो सकता है। बिजनेस ने रिटर्न किया या किसी ने बिजनेस को रिटर्न किया। ओके, तो यहां पर ए और बी दो बंदा है, बिजनेस रिटर्न कर रहा है ए को। क्या रिटर्न कर रहा है? गुड्स। और रिटर्न तो वो तभी करेगा ना बिजनेस,
जब ए से वो खरीदेगा। इसका मतलब है उसने ए से गुड्स खरीदा और पसंद नहीं आया तो उसने वापस कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न, या बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड वर्ड क्यों लगा रहे हैं? मतलब आउटवर्ड मतलब बाहर जाना, हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है ए के पास, इसलिए आउटवर्ड वर्ड लिखा हुआ है। और आउटवर्ड का मतलब जाना, और जाएगा तब जब वो आया होगा, और आएगा तब जब हम खरीदेंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न। परचेज हम लोग कहां दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में? कहां दिखाते हैं? डेबिट। तो परचेज रिटर्न कहां दिखाएंगे? क्रेडिट। अपोजिट हो गया ना। अब है बी ने गुड्स रिटर्न किया है बिजनेस को, बी ने गुड्स रिटर्न किया है बिजनेस को, बिजनेस गुड्स रिसीव कर रहा है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। और बिजनेस के पास गुड्स तभी ना आएगा जब वो गुड्स बेचेगा, और बेचेगा और वो गुड्स वापस आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न का मतलब एक ही है। सेल्स हम लोग कहां दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट। तो फिर सेल्स रिटर्न कहां दिखाएंगे? डेबिट। बस ऐसे याद रखिएगा, आप नहीं बोलेंगे ना? बोलिए। कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। क्या मतलब हुआ कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड? इसको भी डायग्राम से समझे, यहीं पर है। बी ने गुड्स, बी के पास गुड्स वापस तब आया था जब बी ने गुड्स को खरीदा था, तब सॉरी वापस नहीं आया, बी ने गुड्स ए को वापस भेजा था तभी जब उसने गुड्स खरीदा होगा। अब जब बिजनेस ए से गुड्स खरीद रहा है और ए जब गुड्स भेज रहा है तो बिजनेस उस गुड्स को जो मंगवा रहा है वो तो ट्रक में मंगवाएगा। तो अगर कोई भी ट्रक से हम गुड्स मंगवाएंगे, बिजनेस मंगवाएगा तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा ना। तो भाड़े का नाम है फ्रेट या कैरेज, एक ही मतलब है, फ्रेट हो चाहे कैरेज हो। अब आप बताइए, हम गुड्स खरीद रहे हैं और ट्रांसपोर्ट से गुड्स मंगवाया तो मेरा भाड़ा लगा। जब हम गुड्स बेच रहे हैं कस्टमर को और कस्टमर को गुड्स भेजने के लिए भी हमने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, और उसमें हमने कस्टमर के गोडाउन में गुड्स भेजा तो मेरा कैरेज लगा। तो जब गुड्स हम खरीदते हैं और कैरेज लगता है तो उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। इनवर्ड का मतलब जब गुड्स मेरे पास आ रहा है बिजनेस में उस समय कैरेज लग रहा है, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। बट दोनों ही समय में हमारा भाड़ा लग रहा है, ना। और भाड़ा हम लोग का एक्सपेंसेस है, तो कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों के दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। हाँ, अगर हम कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं और वो भाड़ा देगा तो हमारा बिजनेस का तो कोई खर्चा लग ही नहीं रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे कैरेज? हमारा ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ कैरेज का। जब बिजनेस पैसा देगा तब तो वो ट्रांजैक्शन होगा ना। समझ में आया? ओके। तो कैरेज आउटवर्ड तभी होगा जब हम गुड्स कस्टमर को बेच रहे हैं और उसको गुड्स भेजने के समय जो भाड़ा लग रहा है वो हमें दे रहा है, तो मेरे लिए वो खर्चा हो गया कैरेज आउटवर्ड। कई बार होता है ना, दुकान में सामान ले गए, बहुत भारी था, बोले दुकानदार को एक काम करो घर पहुंचा दो। दुकान में लगा बैठा रिक्शा वाला बोल देते पहुंचा देगा, बट भाड़ा लगेगा।
तो आप दुकानदार को बोलोगे यार इसमें भाड़ा मेरे से लोगे, खुद ही दे देना। तो दुकानदार अगर वो भाड़ा दे रहा है तो उसकी हो गया कैरेज आउटवर्ड। बट दुकानदार अगर भाड़ा नहीं दे रहा है, तुम भाड़ा दे रहे हो, तो दुकानदार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ना कैरेज का। समझ में आ रहा है नहीं तो? इसलिए कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों ही भाड़ा है, दोनों ही एक्सपेंसेस है और दोनों ही डेबिट में जाएगा। समझ में आया? ओके, नाउ परचेज लेजर बैलेंस। अब यहाँ समझे क्या होता है परचेज लेजर बैलेंस। आप गुड्स खरीदते हो, बिजनेस गुड्स खरीदते हो क्रेडिट में, किससे? सेलर से, जो बेचता है। तो अगर मान लीजिए हम मिस्टर ए से गुड्स खरीद रहे हैं, तो मिस्टर ए को हमारा बिजनेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्रेडिटर। गुड, क्रेडिटर, ठीक है। और यहाँ परचेज लेजर बैलेंस का मतलब हम जो गुड्स खरीद रहे हैं उधार में, तो मेरा जितना भी बैलेंस बनते जा रहा है उधार का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। तो परचेज लेजर बैलेंस इज कॉल्ड क्रेडिटर। इसका दूसरा नाम है परचेज लेजर बैलेंस, का दूसरा नाम है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स कहाँ दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट, इसलिए परचेज लेजर बैलेंस कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट। वैसे ये सेल्स लेजर बैलेंस, जी नहीं, क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी, लायबिलिटी। सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर का मतलब हमने कस्टमर को गुड्स बेचा है और कस्टमर हमारा डेटर्स होता है, इसलिए सेल्स लेजर बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। और डेटर्स कहाँ जाता है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट। तो सेल्स लेजर बैलेंस कहाँ जाएगा ट्रायल बैलेंस में? डेबिट। हाँ, नहीं, ये होगा आपका एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लें। जैसे कि अभी हमने कस्टमर को गुड्स बेचा, मान लीजिए ए बी सी, तीन मेरे कस्टमर है मेरे बिजनेस के। हमने ए को गुड्स बेचा 10,000 का, बी को बेचा 20,000 का और सी को बेचा 30,000 का। हमने कहा भाई पैसा कब दोगे? ए ने कहा भाई 1 महीना कम लगेगा, बी ने कहा 2 महीना लगेगा, सी ने कहा 3 महीना लगेगा। तो हमारा बिजनेस तो बंद हो जाएगा इसका उधार में गुड्स बेचेंगे और पैसा एक 2-3 महीने बाद देगा। तो अगर मान लीजिए 1 महीना कंप्लीट होने के बाद हमने ए के पास गया, बोला पैसा दो, ए बोला अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, पैसा आएगा तो हम आपका पेमेंट करेंगे। फिर उसने कहा भाई एक काम कीजिए, आप अगले महीने में आइए, 1 महीने के बाद आइए, हम देखते हैं। ऐसे तो वो फिर तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। तब हमने एक दिमाग लगाया, हम ए के पास गए, बोले भाई पैसा तुम दोगे कब? एक काम करो, एक डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा नाम लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं और डेट यहाँ दे देते हैं आज का, जो भी आपका डेट है आज का, आप कब पेमेंट करोगे ये बोलो मेरे को, फाइनल। तो ये ने कहा एक काम कीजिए, आप 31 अक्टूबर को आ जाइए और ले लीजिए पैसा मेरे से। हमने कहा ठीक है, डेट लिखा हमने 31 अक्टूबर और बोला यहाँ पर आप साइन कर दो। ए ने यहाँ पर साइन कर दिया।
साइन करने के बाद हमने ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास ड्रॉर में रख दिया। रोज देखते हैं कब आएगा 31 अक्टूबर, कब आएगा 31 अक्टूबर, कब आएगा 31 अक्टूबर। इसका मतलब मेरे को ये लगता है कि 31 अक्टूबर को ए से मेरे को पैसा मिल जाएगा। सोच तो रहे ना, पॉजिटिव सोचना है ना। तो ये डॉक्यूमेंट जो मेरे बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। बिल्स का मतलब हुआ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय द कस्टमर। कस्टमर ने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है तो हमारे बिजनेस के लिए उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। तो मेरे लिए वो क्या हो गया? एसेट्स। हाँ, मेरे को तो पैसा मिलेगा ना ऐसे। तो मेरे लिए वो हो गया बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर हमको पैसा देना है किसी को, किसको देना है? क्रेडिटर्स को, जिससे हम गुड्स खरीदे हैं, हमको पैसा देना है। वो आया मेरे पास पैसा लेने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं था। हम गए ए के पास, बोले भाई पैसा तो हमको इसको देना है 10,000 रुपया। ए बोलता है तुमने तो मेरे को बोला है कि 31 अक्टूबर को लोगे, हम 31 अक्टूबर को देंगे। हमने क्या किया? इसको बोला ये जेड है, जेड से हमने 10,000 गुड्स खरीदा था। हमने जेड को बोला एक काम करो यार, तुम 31 अक्टूबर को आओ, तुमको पैसा मिल जाएगा। जेड बोला क्या गारंटी भाई, मिले ना मिले, एक काम करो हम तुम्हारे ऊपर एक तो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बिजनेस 10,000 और यहाँ 31 अक्टूबर लिख देते हैं, तुम यहाँ साइन कर दो। तो हमने अपने बिजनेस के बिहाफ में यहाँ साइन कर दिया, मतलब हमने सिक्योर कर दिया कि जेड को 31 अक्टूबर को हम पैसा दे देंगे। तो हम दे देंगे, इसका मतलब हो गया बिल्स पेबल। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बिल्स पेबल हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स। ठीक है, और एक चीज जो आगे जाके आप चैप्टर पढ़ोगे तब सीखोगे। मान लीजिए हमने आज इससे एक बिल को साइन करवाया 10,000 का, जो कि 31 अक्टूबर को पैसा देगा ये ए, और आज के दिन ही मेरे से जेड ने साइन करवाया और हमने कहा 31 अक्टूबर को पैसा हम दे देंगे। बट जेड जीत पड़ गया, बोला नहीं नहीं नहीं, हमको विश्वास नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे 31 अक्टूबर, हमको आज ही चाहिए, आप पर भरोसा नहीं है, वो ये बोलने लगा। हमने क्या किया, ये जो ए का साइन किया हुआ बिल ना, हम लाके ड्रॉर से लाके जेड को दे दिया, बोला ले लो। बोला ये क्या है? बोला देखो ये मेरा कस्टमर है ए, उसने साइन करके बोला है कि 31 अक्टूबर को पैसा देगा, हम तुमको ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं, तुम चल जाना ए के पास 31 अक्टूबर को जाके पैसा ले आना। हाँ, बिजनेस अपने बिहाफ में उस बिल को जेड को दे दिया। क्यों? जेड को हमको पैसा देना था, हमने कहा भाई ये बिल पकड़ो, जाओ ए के पास 31 अक्टूबर को ले लेना। एटलीस्ट कम से कम जेड को ये मन में शांति तो रहेगा कि 31 अक्टूबर को पैसा मिल जाएगा। और बी को कोई भी एक बिल साइन नहीं करना पड़ा ना, वो साइन नहीं किया बिजनेस ने, बी नहीं बिजनेस ने, बिजनेस ने साइन नहीं किया नया बिल, कोई भी बिल पर। वो उल्टे ए का बिल किसको दे दिया, बोला ले लो और जाओ 31 अक्टूबर उससे जाके पैसा ले आना। ऐसा भी होता है हमारे बिजनेस में, समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए ये जेड जो है ए के पास गया 31 अक्टूबर को पैसा लेने, और ए बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जेड को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। लेकिन वो ए को कुछ भी नहीं बोलेगा, वो सीधा किसके पास आएगा?
मेरे पास आएगा बिजनेस के पास और बोलेगा वो जो आपने दिया था 31 अक्टूबर को ये से पैसा लाने के लिए, उसने पैसा नहीं दिया, तुम मेरे को अभी दो। और जैसे ही जेड मेरे पास आएगा, हम जाएंगे किसके पास? ए के पास, कॉलर पकड़ेंगे, बोले चलो पैसा दो। ऐसा भी बिजनेस में होता है। और इसके ऊपर आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक चैप्टर है इसके ऊपर, वो सीखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलो। इनकम क्यों होगा? जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला आपके लिए एसेट्स है, जब मिल जाता तो इनकम होता। अच्छा एक चीज बताइए, आपको अगर मान लीजिए घर से हर महीने कुछ खर्चे के लिए पैसा मिलता हो, 100 रुपया 150 रुपया, ठीक है, और आप पूरे महीने में 100 रुपया खर्चा करते हो, 50 रुपया बचा लेते हो, और बचा हुआ पैसा वापस से मम्मी को दे देते हो, बोलते रखिए हमको जरूरत होगा तब लेंगे। ऐसे आप हर महीने में मम्मी को कुछ ना कुछ पैसा जमा करवा देते हो। अब 1 साल के बाद जब दिवाली आता है और मम्मी को बोलते हो कि मेरे को पैसा दो, कौन सा? जो हमने आपके पास जमा किया है। अब आप बताइए, जो आपने जमा किया मम्मी का पैसा, वो आपके लिए इनकम है कि आपका पैसा जमा किया हुआ वो पैसा आप ले रहे हो? वो तो आपका इनकम नहीं है। इनकम तो तब होगा ना जब मम्मी उस महीने का खर्चा देगी आपको। तो वैसे ही हम अगर किसी से भी पैसा ले रहे हैं तो वो मेरा इनकम नहीं है, वो तो हमारा हक बनता है, क्योंकि हमने गुड्स उसको बेचा था, उसके बदले वो पैसा दे रहा है। तो मेरा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल एक्सपेंसेस और इनकम नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हम उसको गुड्स बेचे हैं, उसके बदले हम पैसा ले रहे हैं, या हमने गुड्स खरीदा है, उसके बदले हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो वो मेरा क्या हो सकता है? एसेट्स या लायबिलिटी। समझ में आया? वेजेस कहाँ जाएगा? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हुआ? हाँ, हमने वर्कर्स को वेजेस पे कर दिया 10,000 एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा वर्कर से अभी भी 1,000 रुपए देना बाकी है। मतलब हमने वर्कर्स को 10,000 दे दिया और 1,000 और देना बाकी है। और जब भी हमारे बिजनेस में कुछ भी देना बाकी होता है ना, तो उसको हम लोग अपना लायबिलिटी बोलते हैं। बिजनेस कुछ भी देना बाकी है, उसको बिजनेस लायबिलिटी बोलेगा। और बिजनेस को कुछ भी मिलना बाकी है, तो उसको अपना वो एसेट्स बोलेगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब ड्यू। हेलो, हाँ हम तो क्लास में, हम थोड़ा देर। हाँ ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट में होगा। रेंट पेड, रेंट मतलब भाड़ा। अब भाड़ा कहाँ जाता है? एक्सपेंस, डेबिट। प्रीपेड रेंट क्या हुआ? प्रीपेड रेंट का मतलब हमने ज्यादा पैसा दे दिया है रेंट का, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? एसेट्स। लॉस क्यों हुआ? बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए अभी आपका जो मंथ चल रहा है, आप अगर बोलते हो कि भैया लीजिए 3 महीने का फीस, बोलोगे तो नहीं आप लोग, लेकिन हमको मालूम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने कहा एक काम कीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का फीस अभी ले लेते हैं, आपको दे देते हैं, तो मेरे लिए तो वो प्रीपेड हुआ ना, मतलब आपके लिए प्रीपेड हुआ मेरे को। और आपका प्रीपेड पैसा मतलब जो आपने पढ़ाई नहीं किया उसका भी पैसा दे दिए। तो आप अगर कल बोल दोगे हम पढ़ने नहीं आएंगे, तो आपको तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना। तो आपके लिए वो क्या है? एसेट्स। तो हमारे बिजनेस में भी हमने रेंट ज्यादा पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया, और तो प्रीपेड को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स।
रिटर्न आउटवर्ड क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड? हम डेफिनेशन में एक वर्ड बताइए, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न। गुड, बस ऐसे एकदम दिमाग में तेजी से रखोगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। हाँ हाँ हाँ। लॉस तब होगा जब आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तब आपका बैड डेब्ट हो गया, तो बैड डेब्ट हो गया, लॉस हो गया, तो आप डेबिट भी दिखाइए, तो चेंज हो जाएगा ना। जब तक आपको आपका लॉस नहीं होगा तब तक आप इसको अपना एसेट्स मान के डेबिट में दिखाइए, और जैसे ही वो आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप उसको एसेट्स की जगह में लॉस दिखा के डेबिट में दिखाइए, तो दिखाना तो डेबिट में ही है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का ऑपोजिट, परचेज क्या है? एक्सपेंसेस, तो परचेज रिटर्न क्या हुआ? इनकम। बट क्या होता है कि हम लोग परचेज रिटर्न को इनकम वर्ड बोलेंगे ना तो गलत माना जाता है, इसलिए उसको इनकम वर्ड नहीं बोलते हैं, परचेज रिटर्न को ही आप समझ के चलिए कि हम लोगों का माने, कोई अगर पूछेगा तो आप ऐसे बोल दीजिएगा इनकम, बट सही मायने में वो इनकम डिफाइन नहीं होता है, परचेज का अपोजिट है वो। क्रेडिट। सैलरी कहा जाता है? एक्सपेंसेस। सैलरी ड्यू, हाँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डेबिट में जाएगा, क्यों जाएगा डेबिट में? एडजस्टेड परचेज है बस। सैलरी ड्यू क्या होता है? मतलब हमने स्टाफ को सैलरी पे किया 11,500 और अभी भी पे करना बाकी है 1,500, तो बिजनेस को अगर स्टाफ को सैलरी देना बाकी है तो बिजनेस के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। तो सैलरी ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। याद रहेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस समझे क्या होता है? डेप्रिसिएशन मालूम है? इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लॉस किस तरह का लॉस? नहीं, इस लॉस को बोलते हैं नॉशनल लॉस। नेशनल नहीं है, ठीक है, नॉशनल लॉस। कैसे इसको समझते हैं नॉशनल लॉस? वो लॉस जो दिखता नहीं है, नुकसान दिखता नहीं है। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदा 50,000 का और 1 साल आपने उस मशीन को यूज कर लिया। चलिए मशीन तो हम आप लोग को वर्ड नहीं समझ में आएगा, मशीन की जगह हम आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं मोबाइल। आपने 25,000 का एक मोबाइल खरीदा और 1 साल आप उस मोबाइल को यूज किए, और जब आप इसको रीसेल करने जाओगे कितना मिलेगा? 25,000 मिल जाएगा। क्यों? भाई आपने 25,000 खरीदा है, अगला को बिल दिखाओ। हाँ तो आपको वो बोल रहा है कि हम 20,000 देंगे, तो आपका ये 5,000 का क्या हो गया? लॉस। किस तरह का लॉस? नॉशनल लॉस। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल को यूज कर रहे थे एक तरफ और उसका फायदा भी ले रहे थे, और दूसरी तरफ ये नहीं समझ रहे हो कि वो फायदा आपका नहीं हो रहा है मोबाइल से, वो आपका पैसा तो घट रहा है ना, जो दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है।
और इस 5,000 का लॉस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। एवरीथिंग जो इनविजिबल है, और हमारे बिजनेस में कोई भी चीज ऐसा बोलता है कि आज उसका जो दाम है कल उसका दाम कम हो जाए, तो डिफरेंस को डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अच्छा चलिए, हम आपको बोलते हैं हमने एक जमीन खरीदा, ठीक है। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं, हमने एक जमीन खरीदा। ये जीएफ क्या होता है मालूम है? जनरल फॉलियो, जे से होता है जनरल। अच्छा, माने जानते हुए भी नहीं बोले, गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता है क्या? लेकिन हम बोलेंगे ग्रैंडफादर। दादाजी ने एक जमीन खरीदा 25 साल पहले, सिर्फ 1 लाख रुपए में, ठीक है। और उसके बाद वो जमीन ग्रैंड चाइल्ड अपने पोते को दे दिया, बोला ले लो। और पोता जो था नालायक था, सेल करने के लिए रेडी हो गया, बेचने के लिए। कस्टमर को बुलाया, बोला जमीन देख लो, कितना दोगे? वो कस्टमर जमीन को देखने का बोला 20 लाख रुपए दे देंगे। 1 लाख का जमीन का वैल्यू कितना हो गया? 19 लाख बढ़ गया ना। क्या वैल्यू लैंड का गिरा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। इसी को बोलते हैं रीवैल्यूएशन, जिसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो जिस एसेट्स का, ये भी तो एसेट्स है, जमीन तो एसेट्स ही है ना। एसेट्स किसको बोलते हैं? जो कई सालों तक हमारे पास यूज करने को करना पड़े तो कर भी लें, और उसके बाद उसका कुछ वैल्यू भी मिल जाए। लेकिन यहां पर लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, क्या हो गया? लेकिन बाकी बाकी लैंड के अलावा कोई भी एसेट्स हम अगर अपने बिजनेस में खरीदेंगे और उसको यूज करेंगे, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? कम होते जाएगा। और जब वैल्यू कम होते जाएगा, तो उस कम वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लॉस, और उस लॉस का नाम है डेप्रिसिएशन। सिर्फ एसेट्स पर ऐसा चीज होगा, ओनली इन एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स पर छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। नहीं, गुड्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तुमको तो फायदा देगा ना। वो है हम लोग का करंट एसेट्स, शुरू में बताए थे। हाँ, तो गुड्स तो स्टॉक है, स्टॉक तो हम देख सकते हैं ना। हाँ, बट इट इज करंट एसेट स्टॉक एंड इट इज फिक्स एसेट्स। नहीं, हमारे अकाउंट्स में लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं किया गया है। बोलो, बस आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उसका नाम पड़ गया लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, तब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोलेंगे उसको। मान लीजिए एक ये जमीन है, इस पर हमने यहाँ पर घर बनाया, पर ये खाली जमीन है, इसको बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। और हमने क्या पूरा प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने बिजनेस में, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन सिर्फ हमारे पास लैंड है, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लॉस होगा तो लॉस है माना जाएगा, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन अप्लीकेबल नहीं होगा।
ये अकाउंट्स में हमेशा लाइफ टाइम याद रखेगा। लैंड इज नॉट डेप्रिशिएट। ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख लो ना, घर में पूछना पापा से कहीं जमीन लिए हैं क्या, तो समझ लीजिए वो जमीन डेप्रिशिएट नहीं होता है। बट आप एक मकान ले लीजिए, पुराना मकान खरीद लीजिए और उसको यूज मत कीजिए, तो आस्ते आस्ते मकान क्या होगा, खराब होते चला जाएगा ना, उसका वैल्यू कम हो रहा है। बट जमीन, जमीन थोड़ी पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा है, और अच्छा रहेगा ना। तो लोग क्या करते हैं, जमीन खरीद के छोड़ देते हैं ना, मालूम है कि इसको फ्यूचर में जाकर उस पर उसका दाम मिलेगा मेरे को ज्यादा, क्योंकि उस जमीन पर कुछ भी बन सकता है। आप समझ में आया? नेक्स्ट आइए, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ हाँ हाँ, एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हाँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का मतलब होता है हम मशीन को रिपेयर करवाए हैं, मेंटेनेंस करवाए हैं, तो मेरा खर्चा है, एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। बिजनेस इंटरेस्ट या तो पेड करता है या रिसीव कर सकता है, दोनों को, दोनों ही हो सकता है ना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इंटरेस्ट लिखा, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि पेड, अगर पेड है तो एक्सपेंसेस हुआ और रिसीव्ड है तो इनकम हुआ। यहाँ लिखा है इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब अभी 1000 रुपया मिलना बाकी है, इसका मतलब आपको 5,500 रुपया मिल चुका है और 1000 रुपया अभी भी बाकी है। तो एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल इज द एसेट्स और इंटरेस्ट इज द इनकम। अभी अभी बता के गए थे बिल्स रिसीवेबल, क्या था बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स था ना, क्योंकि वो पैसा हमको मिलने वाला है कस्टमर से, वैसे ही हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, इट इज एन एसेट्स, एंड इंटरेस्ट मिल चुका है, दैट इज आवर इनकम। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट के साथ, उसके साथ इंटरेस्ट रिसीवेबल भी दिया है कि नहीं, तभी आप इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस या इनकम मानोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम लोग कहां दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट। इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस, डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी अभी ऊपर में बता के गए थे, प्रीपेड एसेट्स। कमीशन, आप बोलोगे कमीशन एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट में लिखा है रिसीव्ड इन एडवांस, तो कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया, कैसे हो गया इनकम, पहले ले लिया तो इनकम कहां से हुआ, लायबिलिटी हो गया, देना पड़ सकता है ना वापस, तो कमीशन रिसीव्ड एडवांस इज द लायबिलिटी। इनकम, फर्नीचर एसेट्स, लूज टूल्स एसेट्स है, लूज टूल्स का मतलब औजार, आप जो बिजनेस में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसको लूज टूल्स बोलते हैं। टूल्स, औजार, आपका एसेट्स है। बैड डेट, बैड डेट लॉस, डेबिट। डिवेंचर, ये क्या, ये तो बैड डेट है।
डिवेंचर मतलब लोन, टूल्स इज एन एसेट्स, टूल्स मतलब औजार होता है, ठीक है। डिवेंचर का मतलब लोन, और लोन टेकन, परचेज लिखा है ना, हाँ, बैड डेब्ट एक्सपेंसेस। कैश एट बैंक क्या होता है? कैश एट बैंक का मतलब हमारे बैंक में पैसा है 22,100 रुपया, तो जो बैंक में पैसा हमारे पास अगर है तो वो मेरे लिए एसेट्स है। डिवेंचर इज अ लोन, हाँ, लोन लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा पड़ा है, एसेट्स। बिजनेस का पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो बिजनेस का तो एसेट्स है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी है, क्या बोल रहे हो? एसेट्स है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी, लोन टेकिंग लायबिलिटी, लोन लिया है बिजनेस ने पब्लिक से, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि उस एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन देंगे, तो लॉस है ना। देंगे, दिए नहीं है, देते तो लॉस, देंगे तो लायबिलिटी। हाँ, प्रोविजन मतलब पहले से मानना। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हम डिस्काउंट क्रेडिटर्स को देंगे, दिए नहीं है, दे देते तो डिस्काउंट रिसीव होता, क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देते नहीं है, क्रेडिटर से डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है उसको। लेकिन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मतलब हम मान के चलेंगे कि हम क्रेडिटर से डिस्काउंट ले सकते हैं, तो फिर क्या होगा हमारे लिए? कैसे? क्रेडिटर्स तो खुद लायबिलिटी है, तो हमारा इनकम होगा। नहीं, प्रोविजन हमने मान के रखा है कि हम क्रेडिटर्स को पैसा नहीं भी दे सकते हैं, तो मेरा तो फायदा है, इनकम है। रिजर्व और डिस्काउंट मतलब हम क्रेडिटर्स से डिस्काउंट ले सकते हैं, इसका प्रोविजन बना रहे हैं, तो मेरा इनकम है। इंस्ट्रूमेंट टूल्स, इंस्ट्रूमेंट टूल्स वही हो गया। बैंक इंटरेस्ट, अगर हम बैंक में पैसा रखे हैं तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा, तो इनकम। और बैंक से हम ज्यादा पैसा निकाल लिए और बैंक को हम इंटरेस्ट देंगे तो एक्सपेंसेस। हाँ, लेकिन यहाँ तो बैंक इंटरेस्ट तो हमको यहाँ बताया नहीं है कि बैंक में ओवरड्राफ्ट भी किए थे क्या, सब में तो नहीं दिया है। इसका मतलब है ये बैंक इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको एक एक अकाउंट को धीरे धीरे पहचानते रहना होगा। तो जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा है। प्रैक्टिस, इसलिए आप लोग ट्रायल बैलेंस का जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल को अटेम्प्ट करो, जो चीज ना आए ब्लैंक रख दो, जो समझ में ना आए वहां ब्लैंक छोड़ दो, बट जो समझ में आता है उसको तो एटलीस्ट कम से कम पोस्ट करो पूरा। और मेरे से सिर्फ वही चीज पूछो जो आपको नहीं समझ में आया हो, वो चीज ना पूछो जो पहले पूछ चुके हो या जानते होते हुए भी गलती कर रहे हो, वो काम ना। इसलिए आप लोग अपने बुक का जो भी ट्रायल बैलेंस का सम्स है उनको होमवर्क में बना के लगा दो। थैंक यू।